Electric motor. Electric motor is a device which is used to convert electrical energy into mechanical energy. Electrical motor एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं. एंड दिस मोटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, ग्राइंडर, मिक्सर और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. इनमें से बहुत सारे डिवाइसेस को आप अपने घरों में जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं कि ये डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे. और अगर मोटर की बात करें तो मोटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज डीसी मोटर एंड अनदर इज एसी मोटर. एसी मोटर में हम इनपुट के तौर पे एसी सप्लाई देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट करंट. डीसी आपको बैटरी से मिलते हैं, स्टोर्ड होते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट जो है आपके घरों में ये मिलते हैं. एंड द मोटर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज डीसी मोटर. तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये मोटर काम करते हैं. राइट. इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करता है. जैसा कि हम जानते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स एक एक्सर्ट होता है, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं. पिछले लेक्चर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैं बताया हूँ कि लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेट कीजिए कि ये तीनों आपके फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिसमें थंब आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 फिंगर आपके फील्ड एंड दिस वन करंट को. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यू शेप मैग्नेट है जिसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि फ्री टू मूव है, और जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा और जिसके वजह से इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. So we can say that motor work on a principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current passes through it, then a force exert on this coil, and due to this force coil start to rotate continuously. यही होता है प्रिंसिपल जिस पे मोटर वर्क करता है. अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि मोटर का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यू शेप परमानेंट मैग्नेट दिखाया हुआ है जिसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंड यू कैन नेम इट लाइक ABCD. और कॉइल के टर्मिनल्स जो हैं आपके स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और स्लिप रिंग के ऊपर 2 ब्रश, कार्बन ब्रश अटैच है, और एक स्विच बैटरी है. जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से कॉइल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जैसे पहले मैं बताया हूँ, और इस फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉइल के AB टर्मिनल पे जब करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के थ्रू देख सकते हैं हम, फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. और वैसे ही दूसरे टर्मिनल पे अगर आते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगा करंट का. जैसे CD पे देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड. तो इस तरीके से यहाँ पे AB पे अपवर्ड लग रहा है और CD पे डाउनवर्ड. तो क्या होगा, ये रोटेट होगा राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और यही प्रिंसिपल है, मोटर रोटेट होता है, यही प्रिंसिपल है राइट. और दूसरी बात कि अगर करंट के डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब कि बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा. यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा. जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो फोर्स का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पे अपवर्ड लग रहा था तो डाउनवर्ड लगेगा, और जहाँ डाउनवर्ड लग रहा था फोर्स वहाँ अपवर्ड लगेगा राइट. तो डीसी मोटर में टर्मिनल चेंज करने से डायरेक्शन भी चेंज होता है. आप घरों में बैटरी से चलने वाले मोटर को देखिएगा, टर्मिनल चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा राइट. तो
अब एक छोटा सा एनिमेशन के थ्रू देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे जो आर्मेचर का कॉइल है वो कनेक्टेड है स्लिप रिंग से, और स्लिप रिंग फिक्स है, कॉइल के साथ रोटेट हो रहा है। और स्लिप रिंग के ऊपर ब्रशेस है, कार्बन ब्रश जिस पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं वो फिक्स है, ब्रश फिक्स है, लेकिन रोटेट आपका क्या हो रहा है, कॉइल, उसके साथ स्लिप रिंग भी रोटेट हो रहा है, राइट। तो ये एनिमेशन से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आगे देखते हैं। और यहीं पे जनरेटर की बात करें तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब रिवर्स होता है मोटर के। अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखें तो मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि मोटर में इनपुट सप्लाई देते हैं और जनरेटर से आउटपुट सप्लाई लेते हैं, मतलब इनपुट सप्लाई करंट देते हैं और आउटपुट सप्लाई करंट लेते हैं जनरेटर से, यही फर्क है। कंस्ट्रक्शन सेम होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं कुछ अरेंज किया हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि मैं बताया कि मोटर जनरेटर में कंस्ट्रक्शन वाइज कोई फर्क नहीं होता है, मोटर जनरेटर कंस्ट्रक्शन वाइज सेम होते हैं। मोटर में हम इनपुट सप्लाई देते हैं और जनरेटर से आउटपुट सप्लाई देते हैं, मतलब मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम आउटपुट के तौर पे लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ सेटअप मैं बनाया हूँ। एक एलईडी लाइट है यहाँ पे, एक बैटरी है, 2 पुली मैं बनाया हूँ, बेसिकली ये चप्पल को काट कर मैं बनाया हूँ, और एक रबड़ का इस्तेमाल होगा इसको कनेक्ट करने के लिए। और ये फिलहाल आपका सेटअप है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ इसको ऐसे दिखा दूँ, ये आपका 2 मोटर है बेसिकली, 1 और 2। इस वाले मोटर को, ये फर्स्ट वाले मोटर को एज अ मोटर हम यहाँ यूज करते हैं, दूसरे वाले को जनरेटर की तरह यूज करेंगे, मतलब इसके आउटपुट टर्मिनल से यहाँ से हम कनेक्ट किए हैं एलईडी लाइट से, राइट। तो जैसे मोटर को हम चलाएंगे और इस मोटर के वजह से इस पुली से ये वाला मोटर रोटेट होगा, मतलब एज अ जनरेटर काम करेगा, और ये रोटेट होने के बाद फाइनली आपको लाइट मिलेगा। इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस मोटर को एज अ मोटर देखते हैं, एक फैन लगाते हैं यहाँ पे और पहले देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको मैं पहले इसे यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, हाँ जी। अब ये हो गया आपका सही। अब जैसे इसे कनेक्ट मैं करूँगा, यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो ये आपका मोटर की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फिर फैन को मैं हटाऊँगा यहाँ से और पुली लगाऊँगा। ये 2 पुली मैं, बस ये आपका 2 पुली, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरा यहाँ पे, और इन दोनों पुली को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे मैं रबड़ लिया हूँ इससे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला एज ए मोटर यूज कर रहे हैं, ये वाला, अब ये मोटर इसे रोटेट कराएगा। अब जैसे ये रोटेट होगा तो यहाँ से आउटपुट के तौर पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगे, मतलब एलईडी ग्लो होंगे। यही है एक एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं, सप्लाई यहाँ देंगे, अब आउटपुट में मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहा है, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट। आई होप कि इस एक्सपेरिमेंट से मोटर और जनरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी घर पे कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और घंटों मेहनत कर रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी आप तक पहुँचे, इसलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बाकी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस फिगर में एक मोटर और जनरेटर दिखाया गया है। मोटर में हम बैटरी का सप्लाई दे रहे हैं और जनरेटर से यहाँ पे एक बल्ब लगाए हुए हैं आउटपुट टर्मिनल में। तो ये फ़र्क है। एक और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जब
मोटर का यूज करते हैं। जब मोटर की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन के लिए, मोटर में ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड, जहां मोटर की बात हो वहां पे लेफ्ट हैंड, और जहां जनरेटर की बात हो तो वहां पे करंट कैसा इंड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में, तो करंट के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं, राइट। मोटर के लिए लेफ्ट हैंड और जनरेटर के लिए राइट हैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, राइट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, तो इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, मतलब कि मैग्नेटिज्म कैन आल्सो प्रोड्यूस करंट। यही होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी से रिलेटेड। सो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अब देखिए, ये इसे समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लीजिए। इसे समझने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेट्स के टर्मिनल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बीच में अगर एक कंडक्टर को मूव करते हैं तो कंडक्टर और फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जिसके वजह से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वी कैन से करंट इंड्यूस होगा वहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल ले, अगर सोलेनॉइड लेते हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, एक सोलेनॉइड के इन टर्मिनल जो है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और सोलेनॉइड के बीच में अगर बार मैग्नेट को हम ऐसे इंसर्ट करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, लाइक ऐसे, लाइक, ठीक है, इस तरीके से अगर मूव कराते हैं तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, जिसके वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो रिलेटिव मोशन का मतलब यह है कि कंडक्टर को फिक्स रखें और फील्ड को मूव कराएं, राइट, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मतलब कि रिलेटिव मोशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, कंडक्टर को स्टेशनरी रखें, वहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, और अगर कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को फिक्स रखें, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो रिलेटिव मोशन अगर मिलेगा यहाँ पे कंडक्टर और फील्ड में, तो यहाँ पे आपके करंट इंड्यूस होगा, जिसे आप गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं, राइट। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी 1831 में ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी साहब के द्वारा किया गया था। एंड द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। अब एसी मोटर की बात करते हैं। एसी मोटर एसी सप्लाई पे वर्क करता है। एसी मोटर एसी सप्लाई पे वर्क करता है, मीन्स इनपुट के तौर पे हम एसी सप्लाई देते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर देखें, अगर डीसी से कंपेयर करें तो एसी का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्लिप रिंग जो है, स्लिप रिंग में फ़र्क है। डीसी में 2 हाफ स्लिप रिंग है, और यहाँ पे आपके एसी में कंप्लीट 2 स्लिप रिंग लगे हुए हैं। ये फ़र्क है सिंपली। वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो यहाँ पे एक यू से परमानेंट मैग्नेट है, जिसके अंदर ABCD कॉइल है एक, और कॉइल का इन टर्मिनल स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है, और स्लिप रिंग पे 2 कार्बन ब्रशेस से अटैच हैं, और उसका टर्मिनल जो है बैटरी से एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, करंट का फ्लो होगा, और जिसके वजह से कॉइल के AB टर्मिनल पे फोर्स लगेगा, और कॉइल CD टर्मिनल पे भी फोर्स लगेगा, और कुछ इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि रोटेट होगा, राइट। सेम प्रोसेस है। अगर DC आपको समझ में आ गया तो बस AC समझने में कोई फर्क नहीं है, राइट। उसी तरीके से अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में भी यही चीज, स्लिप रिंग का डिफरेंस आएगा। AC और DC में यही स्लिप रिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। बाकी के जो प्रिंसिपल हैं वो मोटर और जनरेटर का सेम है। यहाँ पे इस एनिमेशन को देखिए और आपको समझ में आएगा पूरा, राइट। यहाँ पे आप AC जनरेटर से आप आउटपुट ले रहे हैं, उसका आउटपुट टर्मिनल एक बल्ब से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही सप्लाई देंगे तो जैसे आप रोटेट करेंगे बेसिकली आर्मेचर को, तो यहाँ पे आपको बल्ब ग्लो होंगे, राइट।
द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिए। आफ्टर परफॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फैराडे एंड हेनरी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट मूव्स और रोटेट रिलेटिव टू फिक्स मैग्नेट। मतलब कि करंट जो इंड्यूस होगा कॉइल में, वो कब इंड्यूस होगा? जब रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। और दूसरा है द करंट इज आल्सो इंड्यूस इन द फिक्स कॉइल व्हेन द मैग्नेट इज मूव और रोटेटेड रिलेटिव टू फिक्स कॉइल। वही बात है कि मैग्नेट को मूव कीजिए, कंडक्टर को फिक्स रखिए, या कंडक्टर को मूव कीजिए, मैग्नेट को फिक्स कीजिए, तो रिलेटिव मोशन आएगा, फिर वहां पे आपका इंड्यूस होगा करंट। तीसरा पॉइंट है नो करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट आर स्टेशनरी। अगर दोनों कॉइल और मैग्नेट को स्टेशनरी रख देते हैं तो यहाँ पे करंट आपका इंड्यूस नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेट और कॉइल दोनों को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। दोनों स्टेशनरी भी है तब भी नहीं होगा। दोनों साथ में अगर मूव कर रहे हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटिव क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में है, राइट। और चौथा पॉइंट है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आल्सो रिवर्स। डायरेक्शन, अगर मोशन डायरेक्शन चेंज करते हैं मोशन का, तो हमारा करंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, इसे नोट कर लीजिए। और अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है कंडक्टर में, उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको चेक करने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हम मोटर में यूज करते थे, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज हम जनरेटर में यूज करते हैं, क्योंकि जनरेटर में करंट ही तो आपका इंड्यूस्ड होता है। तो जैसे कि मोटर में आपको मूवमेंट मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे थंब जो है आपका डायरेक्शन बता रहा था, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन चेक करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। सेम प्रोसेस वही होता है कि आप फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से कि थंब आपका और ये फोर फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से कि आपका थंब जो है मोशन, राइट, ठीक है, मोशन को बताएगा, और ये आपका फोर फिंगर फील्ड को, और ये आपका मिडिल फिंगर आपके करंट को बताता है। यही आपका क्या है, राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, राइट। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करें तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बहुत आसान है, सेम उसी की तरह है, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन ए प्रिंसिपल दैट व्हेन a straight conductor is moved in a magnetic field, then a current is induced in that conductor. And now electromagnetic induction using two coils. दो सेपरेट कॉइल यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल का मतलब ये होता है कि बगैर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, दो कॉइल है, कॉइल ए और कॉइल बी, राइट। तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड है ये कॉइल, राइट। और यहाँ पे एक कॉइल के दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरे कॉइल के दोनों टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। जैसे हम बैटरी सप्लाई देंगे, राइट, तो एट दैट इंस्टेंट जब सप्लाई देंगे उस वक्त क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से लिंक करेगा, और उसी इंस्टेंट पे आप गैल्वेनोमीटर पे देखेंगे तो आपके डिफ्लेक्शन होगा। जैसे आप सप्लाई किए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो और जैसे स्विच ऑफ करेंगे तब भी यही इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर में आपके डिफ्लेक्शन आएंगे। स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब जब ऑन करने के बाद ये डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे ऑन करेंगे तो फील्ड लिंक करेगा दूसरे कॉइल से, तो वहाँ रिलेटिव मोशन होगा एट दैट इंस्टेंट। इसके वजह से आपको वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होंगे, राइट। अगर दूसरा फिगर देखें तो दूसरा फिगर में क्या है, एक सॉफ्ट आयरन पे दो बाउंड किया हुआ है, सेम उसी तरीके से दो
कॉयल है, आप पहला कॉयल पे आप पहले कॉयल में आप इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्टेड है, और जैसे सप्लाई देंगे तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक करेगा दूसरे कॉइल से, और वहाँ पे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होंगे। तो ये दो कॉइल यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कराते हैं। इसका यूज़ बेसिकली हम ट्रांसफार्मर में करते हैं। ट्रांसफार्मर वही होता है कि ट्रांसफार्मर में जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो ये आपके एक कोर है बेसिकली स्टील यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा डेवलप होते हैं और इसके पास प्रॉपर्टीज़ होता है कि ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने पास रखता है, राइट। तो इसे तो बाद में पढ़ना है आपको, मैं बता दिया कि इसका यूज़ यहाँ ट्रांसफार्मर में होते हैं। दो कॉइल को, सेपरेट कॉइल को एक मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होते हैं। तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। नाउ ये हमारा लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब हमारे घरों में किस तरीके के कनेक्शन आते हैं, पावर कैसे आते हैं। पावर जैसे इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पर जनरेट होता है, उसको ट्रांसमिट करते हैं वायर के थ्रू, वो हमारे घरों तक आते हैं। वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद हमारे घरों तक आते हैं, राइट। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पावर जनरेट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसफार्मर के पास आया, फिर हमारे घरों तक पहुँचा। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम हम देखते हैं कैसे हमारे घरों में ये वायर आते हैं और हमारे घरों में किस तरीके का कनेक्शन होते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल से 4 वायर निकले होते हैं, जिसमें से 3 फेज होते हैं और 1 न्यूट्रल होता है। हमारे घर में जो सप्लाई आते हैं जिसमें 2 वायर होते हैं, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका लाइव वायर होता है जिसका इंसुलेशन कलर होता है रेड, और दूसरा न्यूट्रल होता है जिसका इंसुलेशन ब्लैक कलर का होता है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डायरेक्ट आपके घरों में फैला हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके सेपरेट सर्किट होते हैं, उसके फ्यूज़ भी होते हैं, मतलब लाइटिंग सर्किट के लिए और पावर सर्किट के लिए। लाइटिंग सर्किट के लिए बेसिकली हम जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं वो 5 एम्पियर का करते हैं, और पावर सर्किट का यूज़ हम 15 एम्पियर का करते हैं। पावर सर्किट में जो डिवाइसेस आते हैं बेसिकली ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करते हैं, मतलब लाइक गीज़र, हीटर, इस तरीके के जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं वो आपके पावर सर्किट हो गए। और लाइटिंग सर्किट में आपके यहीं फैन, बल्ब वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फैले हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन हमारे घरों में होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। पैरेलल कनेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपके कोई भी अप्लायंसेस जोड़ते हैं, जैसे बल्ब लगाना है ऐसे बल्ब लगाएंगे और यहीं पे एक स्विच लगा देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे स्विच लगाने से एक पर्टिकुलर ये जैसे बल्ब है तो इसको हम या तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे, बल्ब लगाना है दूसरा बल्ब लगा देंगे ऐसे, तीसरा बल्ब, वैसे फैन लगाना है तो फैन लगा दिए। तो पैरेलल के ये फ़ायदे हैं कि आप एक डिवाइस को एट द टाइम आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि अगर एक ऑफ किए तो कनेक्शन टूट जाता है और सारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं। ये आपके शादी ब्याह में जो लाइटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे सीरीज कनेक्शन देखने को मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो पावर सर्किट में लाइक जो मेटेलिक डिवाइसेस होते हैं लाइक आयरन, तो उसमें एक और वायर देखने को मिलता है, अर्थिंग वायर, ठीक है ना। तो अर्थिंग वायर बेसिकली सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वो उसका कनेक्शन मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट करके हम कहीं पे सारे जितने भी घरों में मेटेलिक बॉडी होते हैं जैसे डिवाइसेस के, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह के, उसको कनेक्ट करके डायरेक्ट हम अर्थ के अंदर कहीं पे मेटल प्लेट में कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं पे अगर फॉल्ट होता है तो डायरेक्ट करंट जो है हमें न लगकर वो डायरेक्ट एक पाथ मिलता है और वो डायरेक्ट वो अर्थ में चला जाता है। तो वो सेफ्टी पर्पज से हम यूज करते हैं, उसका कलर ग्रीन होता है। और सेफ्टी पर्पज से हम फ्यूज भी यूज़ करते हैं। जो फ्यूज होता है वो सेफ्टी पर्पज से, मतलब कि एक रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट विड्रॉ होगा तो फ्यूज क्या होगा, ब्लो हो जाएगा, वो पिघल जाएगा और कनेक्शन टूट जाएगा। जैसे कि अगर लाइटिंग सर्किट में 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं तो 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो फ्यूज जो होगा वहाँ पे बेसिकली थिन यूज करते हैं, थिन वायर फ्यूज का। थिन इसलिए यूज करते हैं कि जितना पतला वायर होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे I² R हीटिंग ज़्यादा होगा,
राइट। तो जिसके वजह से अगर रेटिंग से ज़्यादा करंट जाएगा तो वहाँ पे फ्यूज ब्लो हो जाएगा और कनेक्शन टूट जाएगा, राइट। सो यहाँ नॉइज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इशू हो रहा है। तो अगर लाइटिंग सर्किट की बात करें तो इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज लगे होते हैं, मतलब कि 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्यूज़ को ब्लो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर से करंट ज़्यादा अगर होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, कनेक्शन फ्यूज ब्लो होगा और कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि फ्यूज के पास I² हीटिंग होगा। फ्यूज का बेसिकली जो थिकनेस होता है वो थिन होता है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है फ्यूज का, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी वहाँ पे I² हीटिंग होगा और फ्यूज ब्लो होगा। देखिए सर्किट में ज़्यादा करंट कहाँ से फ्लो करता है, एक्सेस करंट कहाँ से फ्लो करता है। 2 सिचुएशन होते हैं, एक तो शॉर्ट सर्किट जब होता है और दूसरा ओवरलोडिंग होता है। शॉर्ट सर्किट होने के वक्त आपके सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से करंट बढ़ जाता है, और ओवरलोडिंग में जितने भी डिवाइसेस घर पे लगे होते हैं जैसे हाई रेटिंग के, वो सारे ऑन हो जाते हैं, जिसके वजह से करंट ज़्यादा विड्रॉ करता है। फिर ओवरलोडिंग होता है, जिसके वजह से आपके करंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी फ्यूज जो है कनेक्शन तोड़ देता है, राइट। तो फ्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूज जो यूज करते हैं जिसका थिकनेस हमेशा कम होता है, थिन होता है, थिन फ्यूज यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि जल्दी मेल्ट कर जाए अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो तो। और फ्यूज की रेटिंग की बात करें तो फ्यूज का रेटिंग कुछ इस तरीके से है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 13 एंड 15 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से आपके रेटिंग है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर 5 एम्पियर के फ्यूज और 10 एम्पियर के फ्यूज के थिकनेस की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली 5 एम्पियर और 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की बात करें तो 15 एम्पियर वाले जो फ्यूज है उसका थिकनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि थिकनेस जितना बढ़ाएंगे हमारा करंट ज़्यादा होता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट थे। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं अभी नहीं करा पा रहा हूँ, कोई इशू है। पेन टैबलेट आएगा फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा।